लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपने कनाडा की सबसे बड़ी गलती की थी। एक पीछे से लड़की आई, उसने फटाक से गाड़ी ठोक दी, एक्सट्रीम होम सिकनेस होने लगी, बहुत ही डिप्रेशन। एक ऐसा मैंने काम किया था इस सेमेस्टर में जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अब यार ये तो मैं आप लोगों को 520 बार बता चुका हूँ कि भाई मैं कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था 2018 के फॉल इनटेक में अपनी पढ़ाई करने के लिए, और अपनी वीडियोस के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर की हैं, जैसे कि कोर्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, मिस्टेक्स वगैरह कनाडा के अंदर कौन सी नहीं करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, वैसे अपनी लाइफ की प्लानिंग होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। लेकिन कभी मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब अपने आइल्स का एग्जाम देने से लेकर या फिर कनाडा के लिए प्लानिंग स्टार्ट करने से लेकर कनाडा आने के बाद अपनी फील्ड जॉब लेने तक का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, अपने एक्सपीरियंसेस थे, अपनी लर्निंग्स वगैरह थी, वो आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं की हैं। तो आज की इस वीडियो में वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर नए नए कनाडा आए हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार कनाडा आने का जो प्रोसेस है ना, उसकी जो मैंने शुरुआत की थी वो की थी अप्रॉक्सीमेटली 6 साल पहले, नवंबर 2017 में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि भाई किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप पढ़ने जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि भाई अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च की, देखा कि भी अलग अलग तरीके के एग्जाम्स होते हैं, उसमें बैंड्स या स्कोर वगैरह लाना पड़ेगा, एक मिनिमम हर एक कंट्री की थ्रेशोल्ड होती है। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद पता लगा कि भाई सबसे जो सिंपल है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो एग्जाम है वो आइल्स है, मतलब दुनिया जहान की कंट्रीज में और कनाडा के अंदर पर्टिकुलरली हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटीज में आइल्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो मैंने आइल्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, और ऑनलाइन काफी सारे मैंने रिव्यूज वगैरह देखे। लोगों ने बोला था कि भाई आइल्स का एग्जाम तो बहुत ही मुश्किल है, 2-3 बार में हमारा क्लियर हुआ है, बैंड्स आते ही नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा प्रैक्टिस पेपर्स डाउनलोड किए, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो पता लगा कि ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहली चीज तो ये थी कि भाई इसके अंदर स्पीकिंग के एग्जाम में ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, कि इंसान के साथ हम बात करते हैं, तो बहुत ही ईजी लगा। ऊपर से कोई भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स या फिर एनालिटिकल स्किल्स वगैरह टेस्ट नहीं किए जाते। सिंपल से अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, स्कूल में आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है, तो आराम से यार एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कनाडा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। फिर 2-3 हफ्ते तक मैंने प्रॉपर तरीके से अपने आइल्स के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, और फिर आईडीपी के थ्रू मैंने अपना एग्जाम बुक कराया, अपना एग्जाम दिया, और उसके 13 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आ गया, जिसमें मेरे ओवरऑल 8 बैंड्स आए थे। आप देख सकते हो 2-3 हफ्ते प्रिपरेशन वगैरह करने के बाद मेरे आराम से 8 बैंड्स आ गए ओवरऑल। तो इतना सिंपल एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आईडीपी वालों के पास ही गया, एक कंसल्टेंसी होती है, उनके पास जाके मैंने अपनी कोर्स वगैरह सिलेक्शन बताई कि भैया मेरे को कनाडा के अंदर ये 2-3 कोर्सेज हैं, इनमें से एक पढ़ने जाना है। तो उन्होंने ऑफर लेटर दिलवाया, उसके बाद वीजा वगैरह बड़ी स्मूथली उन्होंने लगवाया, और फिर 2018 के अगस्त में मैं खुशी खुशी कनाडा आ गया, बहुत सारे सपने लेके। और उसके आगे मैंने क्या क्या चीजें सीखी, कैसी मेरी जर्नी रही, उसके बारे में वहां जाके बात करते हैं। हाँ जी, तो यार सबसे पहली लर्निंग तो मेरे को कनाडा आते ही मिल गई थी। तो बेसिकली यार कनाडा में मैं लैंड हुआ था 10 अगस्त 2018 को, और मैं विनीपेग में लैंड हुआ था, और वहां पे मैं 10 दिन अपने रिलेटिव्स के साथ रहा। बढ़िया हिसाब किताब रहा, सिस्टम एकदम सेट था। और उस 10 दिन के बाद मैं 20 अगस्त को थंडर पे गया, जहां पे मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह की थी। और थंडर पे जाते ही मैंने एक चीज सीख ली। तो बेसिकली यार मेरे साथ एक अकोमोडेशन वाला सीन हो गया था, जो मैंने पुरानी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है यार। एग्जैक्टली अगर जानना चाहते हो कि क्या हुआ था, वो आप वीडियोस वगैरह जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे मैंने सीखा कि भाई कनाडा के अंदर अगर आप किसी को अच्छे से जान नहीं लेते ना, तब तक आपको किसी के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो अगर किसी को जान भी लेते हो ना, उसके बाद भी 100% ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो वहां पे मैंने ये चीज सीख ली। उसके बाद यार मेरे अंदर चुल थी कि भाई कनाडा आए हैं, फटाफट से फीस इकट्ठी करनी है, लोन उतारना है और अपने खर्चे वगैरह निकालने शुरू करने हैं। तो मेरे अंदर था कि भैया फटाफट से पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है। तो थंडर पे आते ही मैंने फटाफट से क्या किया, अपना सिन नंबर ले लिया, अपना फ़ोन नंबर ले लिया, और अपना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कराया, और अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, रिज्यूमे वगैरह बना के। और उसके 8 दिन बाद 28 अगस्त को मेरी पार्ट टाइम जॉब वगैरह लग गई। फिर उसके 7-8 दिन बाद मेरी क्लासेस वगैरह शुरू हुई 5 सितंबर से। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने थोड़ा सा देखा, कनेडियन कल्चर देखा। मैं एक्सपेक्टेशन रख के आया था कि भी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे बड़े सारे कनेडियंस वगैरह मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपना एक्सेंट डेवलप हो जाएगा इंग्लिश का, हाउ यू डूइंग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एकदम मेरे को शॉक लगा कि वहाँ पे लाइक 60 to 70% जो लोग थे वो इंडियंस ही थे। अब इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो यार मेरे को बहुत ही होमली फील हुआ, मतलब बहुत ओपरा फील नहीं हुआ। और फिर फ्रेंड्स वगैरह बनाए, प्रोफेसर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की शुरुआत की धीरे धीरे। वहीं पे मेरे को कबीर मिला, मेरी क्लास में नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो कॉलेज वाले हमें अलग अलग ट्रिप्स पे लेके गए। अब थंडर पे जो सिटी है वो नेचर के बहुत पास है, तो हमें बहुत सारी जगहों पे लेके गए, वो 5-5, 10-10 डॉलर में। तो बढ़िया हिसाब किताब था, कनाडा एक्सप्लोर किया जैसे ही आए थे। और फर्स्ट सेमेस्टर में ये भी सीखा कि भैया कनाडा के अंदर असाइनमेंट्स वगैरह कैसे करनी है, क्विजेज वगैरह कैसे होते
होते हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे होता है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर में एक और चीज़ हुई थी कि उसके लिए मैं प्रिपेयर होके आया था कि भाई यहाँ आते ही कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, घर की सफाई खुद करनी पड़ेगी और फिर खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। खाना बनाने के बाद, खाने के बाद बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। तो एक नया एक्सपीरियंस था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो भैया ये सारी चीज़ें सीख के आना। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं सीखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, पर्टिकुलरली हेल्थ प्रॉब्लम। अब यार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई थी। तो बेसिकली पहले सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट था C++ का, मतलब प्रोग्रामिंग का। अब उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे अलग अलग सेक्शन से, तो उनको ना प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने प्रोफेसर के साथ डिस्कस किया कि भाई हमें दिक्कत आ रही है। तो प्रोफेसर ने कहा कि भाई कॉलेज के अंदर ना एक पीयर ट्यूटर वाला सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर कर चुके हैं वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि वो करंटली वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और असाइनमेंट्स, क्विज़, एग्जाम्स वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर ने कहा कि आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो और फिर आप पीयर ट्यूटर से पढ़ सकते हो। तो मेरा तो पढ़ने की तरफ इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाने की तरफ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैं ऑलरेडी काइंड ऑफ एक्सपर्ट था। तो प्रोफेसर के पास मैं गया कि मैंने बोला कि भी मेरे को पीयर ट्यूटर बनना है, कैसे बन सकता हूँ। तो उसने मेरे को ये बताया कि भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, मतलब पास होना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे से सिग्नेचर चाहिए होंगे, मेरी ऑथराइजेशन चाहिए होगी। अब मैंने कहा यार मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन अभी तक पास तो किया नहीं, अभी तक पढ़ रहा हूँ, मैं करंट स्टूडेंट हूँ। तो उसने मेरे को एक्सेप्शन दी क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट में इतना अच्छा था कि मेरा सब्जेक्ट क्लियर करने से पहले ही उसने मेरे को पीयर ट्यूटर के लिए अप्रूव कर दिया और फिर मैं पीयर ट्यूटर बन गया और मेरे को हफ्ते के 8 से 10 घंटे मिल जाते थे $14 पर आवर के हिसाब से। तो मेरी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। तो ये हिसाब किताब था। तो हमेशा अगर कोई चुल हो ना अंदर से उठे तो पूछ लो, क्या पता वो काम बन जाए। अब यार फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ जनवरी 2019 में। अब वैसे तो इस सेमेस्टर में भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे लेकिन उसमें से मेन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और उनमें से भी एक ऐसा मैंने काम किया था इस सेमेस्टर में जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी करूँगा, लेकिन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। पहली चीज़ तो ये थी कि यार मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी स्नोफॉल वगैरह नहीं देखी थी और थंडर वे में मैं रह रहा था, विच इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ कनाडा। तो यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई, मतलब जनवरी 2019 आते आते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, लाइक -30 -40 टेम्परेचर होता था और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती थी। तो विंटर प्रॉपर तरीके से इंजॉय की, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, वीडियोज़ वगैरह बनाई, इंजॉय किया, कबीर के साथ एक दूसरे को धक्का मारा स्नो में, मतलब वो स्नोफॉल वाले सारे फन एक्टिविटीज़ की हमने। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी और मैंने सोचा नहीं था कि कभी करूँगा, वो ये था कि मेरे को पता लगा कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन है और उनके इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में चला गया, मैंने उनको बोला कि भी मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ इलेक्शन में, तो मेरे को बताओ क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। और उसका फ़ायदा ये था, मेन फ़ायदा पता क्या था, जितने भी लोग स्टूडेंट यूनियन में होते हैं, मतलब जो जीत जाते हैं, उनको महीने के $500-600 आते हैं एज सैलरी, क्योंकि काम भी करना पड़ता है, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी होती हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और पैसा भी कमा लेंगे बढ़िया। तो इसलिए ये मेन मेरी मोटिवेशन थी। तो मैंने कैंपेनिंग वगैरह की, पोस्टर वगैरह बनाए, लोगों से वोट वगैरह मांगे। ये सारा काम करते हुए, मतलब वो पूरी कैंपेनिंग के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लोगों से बातचीत कैसे करनी है, किसी स्ट्रेंजर को किस तरीके से अप्रोच करना है, वोट मांगा। बहुत ही अच्छा मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और वैसे मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि यार जो इलेक्शन था वो मैं जीता नहीं था, मैं हार गया था। मैं एग्जैक्टली 13 वोट से आ रहा था, मेरे को अच्छे से याद है, लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिला। और तीसरी जो मेन चीज़ हुई थी मेरे सेकंड सेमेस्टर में, वो ये थी कि भाई सेकंड सेमेस्टर के बाद हमारी 4 महीने की ब्रेक शुरू होने वाली थी। तो मैंने बिल्कुल जान लगा के अपनी फुल टाइम जॉब ढूंढना शुरू किया था जैसे ही सेकंड सेमेस्टर खत्म होने वाला था, 1 महीने पहले। मैंने बहुत एफर्ट लगाए और मेरे को 3 जगह से जॉब ऑफर आ भी गया था, होम डिपो, वॉलमार्ट और रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। मैंने कहा यार मिलने तो $14 पर आ रही है, तो कुछ भी ज्वाइन कर लो, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। और वो जो 4 महीने की हमारी छुट्टियां हुई थी ना, फुल टाइम जो हमें ब्रेक मिली थी, उसमें मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे सीन हुए थे। उसमें से मेन चीज़ें अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद मेरी शुरू हुई समर ब्रेक, जो कि 4 मंथ्स की एक ब्रेक थी जिसके अंदर हम फुल टाइम काम कर सकते थे। और पहले ही मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन वगैरह कर ली थी, 2 जॉब मैंने ढूंढ ली थी। तो 30 से 35 घंटे मैं पेट्रो कनाडा पे करता था, 30 से 35 घंटे मैं सुपर स्टोर पे करता था। तो 70 से 75 आवर्स मेरे पर वीक हो जाते थे। तो टेंशन फ्री हो गया था कि भाई अपनी फीस भी निकल जाएगी और लोन वगैरह का भी थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाएगा। तो सिस्टम एकदम सेट हो गया था। लेकिन 4 महीने की ब्रेक में मेरे साथ 2 ऐसे बहुत बड़े सीन हुए थे, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रा शेयर करता हूँ और होपफुली आपको उनसे कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहला सीन तो ये हुआ था कि भाई जब फुल टाइम काम कर रहे थे हम, तो सारे के सारे बच्चे फुल टाइम कर रहे थे, सबको टेंशन थी कि भाई फीस इकट्ठी करनी है और लोन वगैरह उतारना है। तो मेरे घर में जितने भी बच्चे रहते थे ना, सारे के सारे बिजी हो गए थे, कोई देखने को मिलता ही नहीं था। मतलब घर में कभी कभी मैं बिल्कुल अकेला होता था। मेरा जो रूममेट था उसकी नाइट शिफ्ट होती थी, मैं दिन में काम करता
रहता था तो हम एक दूसरे को लाइक 3 से 4 दिन के बाद देखते थे। बस जब मैं घर आता था मेरे को इतना पता लगता था कि हाँ भी कमरे के अंदर कोई आया था, उसने बैग वगैरह अपने छेड़खानी की है, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, बस इतना पता लगता था। उसके अलावा हम मतलब 3-4 दिन बाद एक दूसरे को देख पाते थे। ऊपर जितने भी लोग रहते थे, क्योंकि मैं बेसमेंट में रहता था ना, तो ऊपर जितने भी लोग थे वो भी बिजी थे, तो खाना खुद बनाओ, खाओ और सो जाओ, फिर अगले दिन उठो और काम पे चले जाओ, यही सीन चल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब लगा सकते हो एक्सट्रीम होम सिकनेस होने लगी, बहुत ही डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, सैडनेस सी होने लगी, एक दुख सा होने लग गया कि भाई कनाडा क्यों आए, अकेले रहने के लिए आए थे, बहुत अजीब लगता था। रोता रहता तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि भाई रोता रहूँ मैं, परेशान होता रहूँ, वो तो सही चीज़ नहीं है ना। तो मैंने क्या सोचा कि यार चलो कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो एक सोल्यूशन मैंने ढूंढा कि यार मैं डेली घर पे बात करता था मम्मी से, पापा से, और सबसे बड़ा मेरा जो सपोर्ट था वो थी जैस्मीन जी। तो बहुत अच्छा लगता था, एक अपनापन सा फील होता था, लगता था कि हाँ भाई कोई हमारे साथ है, चाहे फ़ोन के थ्रू ही हो रहा है। तो ये हिसाब किताब था, ठीक है। और दूसरा जो मेरा सीन हुआ था वो ये था कि यार अगस्त में ना मैंने एक गाड़ी रेंट की थी घूमने फिरने के लिए। अब हुआ क्या, मैं रेड लाइट पे गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, ग्रीन होने की वेट कर रहे थे, तो एक पीछे से लड़की आई, उसने फटाक से गाड़ी ठोक दी पीछे से। और इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने के बाद ये पता लगा कि भाई जब वो आई थी आसपास लोगों ने देख लिया था कि वो फ़ोन पे बिजी थी, तो सारी की सारी गलती जो थी ना उसकी मानी गई। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, मतलब सारी इन्वेस्टिगेशन होने में, एक बार मेरे को कोर्ट भी जाना हुआ था, वो भी पहली बार लाइफ में हुआ था, किसी कोर्ट में गया था मैं। तो वो सारा होने में 13 से 14 दिन लग गए थे। तो वो 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा था। एक तो वो होम सिकनेस, डिप्रेशन काइंड ऑफ चीज़ हो रही थी, ऊपर से ये चीज़ होगी कि भाई जितने पैसे मैंने 4 महीने की छुट्टियों में कमाए हैं, मतलब फीस भरने के लिए, ऐसा ना हो कि भाई गाड़ी गुड़ी ठीक कराने में निकल जाए रेंटल वाली। भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया रहा, गलती उस लड़की की निकली, तो सारी की सारी जो रिपेयरिंग की कॉस्ट थी, एवरीथिंग वाज पेड बाय दैट लड़कीज इंश्योरेंस कंपनी। बाकी समर ब्रेक कंप्लीट होने के बाद, पैसे पूसे इकट्ठे करने के बाद हमारा आया 3rd सेमेस्टर, जिसमें एक बढ़िया चीज़ हुई थी, वो भी आपको बताता हूँ। अब यार सितंबर 2019 में स्टार्ट हुआ हमारा 3rd सेमेस्टर। अब जो तीसरा सेमेस्टर था ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सेमेस्टर था। इसमें हम सबसे ज़्यादा बिजी थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे के सारे कोर सब्जेक्ट थे, जैसे कि डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया। सारी की सारी जो मेन चीज़ें थी ना, वो इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई गई थी। और जो भी डिफिकल्ट लैब्स वगैरह थी, वो भी हमने इसी सेमेस्टर के अंदर सारी की सारी की थी। तो मेन चीज़ तो ये थी। और मैंने साथ के साथ ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं अपनी ब्रेक वगैरह में कर रहा था, वो लेकिन मैंने कंटिन्यू रखे थे। तो उसकी वजह से जो शेड्यूल था काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। दूसरी चीज़ बढ़िया ये हुई थी कि इस सेमेस्टर में मेरे को एक और अपनी ऑन कैंपस जॉब मिली थी। जो मेरी पोजीशन थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट। तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, वो जे पटेल, यस सर, वो वाला, उससे मैंने पूछा था कि मेरे को यार एक और ऑन कैंपस जॉब करनी है। पीयर ट्यूटर वाला हिसाब किताब तो बढ़िया चल ही रहा है, लेकिन उसमें आवर्स वगैरह मिलने कम हो गए हैं। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट की जॉब मैंने की हुई है छुट्टियों में, तो मैं एक काम करता हूँ, बातचीत करते हैं, तेरा रिज्यूमे वगैरह सबमिट कराते हैं, तेरा बढ़िया सा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो तेरी जॉब लग जाएगी। तो इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के बाद मेरे को जॉब मिल गई इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट की। उसमें मेरे को 14 से 15 घंटे मिल जाते थे $14 पर आवर के हिसाब से। तो सिस्टम एकदम सेट हो गया था और सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्राई करो, ढूंढो, क्योंकि कैंपस के ऊपर ना बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो आप कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। तो हमेशा एक्सप्लोर करते रहो। अंदर ना वो चुल होनी चाहिए, डेस्परेशन होनी चाहिए कि मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ऐसे ही इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। और 3rd सेमेस्टर में एक बड़ी चीज़ ये हुई थी कि जिस घर में मैं अभी तक रह रहा था ना, उस घर के लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा, मतलब मेरा पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। रीज़न मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताए हैं, तो यार वो एक्सप्लेन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, टाइम खराब होगा। तो मेरे को कहीं और मूव होना पड़ा था। तो ये हिसाब किताब था 3rd सेमेस्टर का। भाई साहब बहुत ही औखा सेमेस्टर था, बड़ी औखी निकाला था। हाँ जी, तो यार 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जनवरी 2020 में शुरुआत होती है मेरे चौथे सेमेस्टर की, जो बेसिकली फाइनल सेमेस्टर था। और फाइनल सेमेस्टर होने की वजह से इस सेमेस्टर के अंदर बहुत सारा प्रैक्टिकल काम था, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल थे, काफ़ी सारा लैब वर्क था, और साथ के साथ हमें एक फाइनल प्रोजेक्ट भी बनाना था एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर। तो प्रोग्रामिंग करनी थी, एक सर्किट डिज़ाइन करना था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और साथ के साथ पीसीबी भी डिज़ाइन करनी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि भैया प्रोजेक्ट वगैरह बनाने को मिलेगा सारा प्रैक्टिकली। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यार मार्च के मिड में लग गया लॉकडाउन और हमारी सारी की सारी क्लासेस हो गई ऑनलाइन। तो सुबह 8 बजे जो क्लास होती थी ना, उसके लिए उठते थे हम 7:59 पे, नींद में क्लास अटेंड करते थे, और 2 घंटे की क्लास होती थी। वैसे वो लाइक लगा लो 10 बजे खत्म होनी होती थी, लेकिन 11 बजे हमारी नींद खुलती थी कि अरे क्लास खत्म हो गई है। और जो प्रोजेक्ट था वो सारा खराब हो गया, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन होगी कोविड लॉकडाउन की वजह से। तो जो ऑनलाइन हो सकता था, सर्किट डिज़ाइन वगैरह, पीसीबी डिज़ाइन, वो सब हमने ऑनलाइन किया। और ये सब चलने के साथ साथ मैंने अपनी फुल टाइम फील्ड वाली जॉब्स अप्लाई करना भी टाइम से पहले शुरू कर दिया था, मतलब 3-4 महीने पहले।
3-4 महीने पहले जॉब्स अप्लाई करने का रीज़न ये था कि अगर मैं कोई रिज्यूमे में, कवर लेटर में या फिर इंटरव्यू वगैरह में गलती करता हूँ तो मेरे पास टाइम होगा गलती करके सीखने के लिए। तो इसलिए 4 महीने में ऑब्वियसली मैंने गलतियाँ की, उनसे सीखा और ग्रेजुएट होने से पहले मेरे पास 2-3 जॉब ऑफर आ गए थे और मैं जॉब लेके आ गया लंदन। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपने कनाडा की सबसे बड़ी गलती की थी। जैसी मेरी जॉब लग गई थी तो मैंने एक्साइटमेंट में कि भैया मैंने बहुत मेहनत की है पढ़ाई करते हुए, तो मैंने एक जीप कंपास खरीद ली थी जिसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। उस वक्त एक्साइटमेंट में मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, कैश पे गाड़ी खरीदनी चाहिए थी। तो यही कहता हूँ, अगर आप प्लान करते हो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद गाड़ी खरीदने का तो प्लीज़ कैश पे खरीदना, ज़्यादा खर्चा मत करना, लोन के चक्कर में मत पड़ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे आगे की अगर जर्नी जानना चाहते हो तो भी कमेंट करके मेरे को बताना। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या चीज़ें सीखी, क्या गलतियां की, शेयर करूंगा तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा ना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, मजा आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।